जय भीम साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। आज 26 जुलाई का दिन है और 26 जुलाई का दिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने आरक्षण दिवस, सामाजिक न्याय दिवस, संविधान संवर्धन दिवस के रूप में मनाया। 26 जुलाई का दिन हमारे सामाजिक न्याय के आंदोलन के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह इसलिए कि आज ही के दिन 1902 में 26 जुलाई 1902 के दिन ही कोल्हापुर के शासक छत्रपति साहू महाराज जी ने अपने राज्य में, अपने कोल्हापुर रियासत में जितनी भी नौकरियां थी उन सभी में, सभी स्तरों पर पिछड़े वर्ग के लिए 50% पद आरक्षित कर दिए। उन्होंने आदेश किया कि आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक सरकारी नौकरियों में, उनकी रियासत की सरकारी नौकरियों में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो जाता। और यदि देखा जाए तो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया इस देश के SC ST OBC को के लिए, तो वह आरक्षण व्यवस्था भी साहू महाराज जी द्वारा जो आरक्षण व्यवस्था अपने कोल्हापुर रियासत में लागू की गई थी उसी अवधारणा पर आधारित है। इसीलिए 26 जुलाई का दिन सामाजिक न्याय के आंदोलन के इतिहास में मील का पत्थर माना गया है और इसीलिए हम हर साल 26 जुलाई को आरक्षण दिवस या सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन साथियों, जो आरक्षण व्यवस्था साहू महाराज जी ने प्रारंभ की और जिसको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में भी उतार दिया, वह आरक्षण व्यवस्था क्या आज भी उसी प्रकार सुरक्षित है? नहीं, हर तरीके की चोट उस पर पहुंच रही है। पहले पिछले 20-22 वर्षों से निजीकरण के द्वारा उसको कमजोर करने का प्रयास किया जाता रहा। ज्यादा उद्योग धंधे निजी क्षेत्र में भेज दिए गए और हमें मालूम है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, इसलिए निजी क्षेत्र में SC ST OBC के युवाओं को नौकरियां आराम से नहीं मिल पाती, क्योंकि जाति का जो फैक्टर है वो वहां पर भी उनके लिए अवरोध का काम करता है। यदि वो अपनी जाति छुपा लेते हैं या कहीं से शोर सिफारिश कर लेते हैं तब तो उनको नौकरी मिल जाती है, वरना सामान्य तरीके से उनको नौकरी वहां नहीं मिल पाती। इसलिए आज ये मांग उठ रही है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। और पिछले 10 सालों से 2014 के बाद ये निजीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी गई है। सारे एयरपोर्ट बेच दिए गए हैं, वह निजी क्षेत्र में है। कोई भी एयरलाइंस इस समय सरकारी क्षेत्र में नहीं, सभी निजी क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यदि पब्लिक सेक्टर का कोई उपक्रम था तो भारतीय रेलवे थी, लेकिन भारतीय रेलवे भी धीमे धीमे निजी क्षेत्र में जा रही है। 250 से अधिक रूट पर निजी क्षेत्र की, अडानी की रेलगाड़ियां चल रही हैं। इसी प्रकार बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जो पब्लिक सेक्टर में थे लेकिन और प्रॉफिट कमाने वाले थे, उनको निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया, या इस प्रकार की नीतियां बनाई गई कि वो उद्योग धंधे जो निजी क्षेत्र में पूंजीपतियों द्वारा लगाए जाए वो ज्यादा फूलेपन पे, और सरकारी उद्योग धंधे जो पब्लिक सेक्टर के उद्योग धंधे थे, सरकारी नियंत्रण वाले उद्योग धंधे, वो धीमे धीमे समाप्त हो जाएं, कंगाल हो जाएं। इसी प्रकार से दूसरा एक काम किया गया कि संविदा पर नौकरियों में रखना शुरू कर दिया गया। क्लास 3 और क्लास 4 के लेवल की तो सारे पद, अधिकांश 90% पद जो है वो सरकारी विभागों में इस समय संविदा में पे रखे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे रखे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे जाते हैं कुछ साल के लिए, और उसमें आरक्षण नहीं होता, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट जिन सर्विस प्रोवाइडर के साथ होता है विभाग उनके लिए जिम्मेदार होता है, उनके द्वारा भेजे हुए, नियुक्त किए हुए व्यक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, और इसलिए वहां पर कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं होती। लेटर एंट्री द्वारा जो सिविल सर्विस के जो IAS जैसी प्रशासनिक सेवा है वहां पर लेटर एंट्री द्वारा नियुक्ति हो रही है, सीधे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि नौकरियों को हर तरीके से SC OBC से दूर किया जा रहा है। हमें अच्छी तरह याद होगा कि अभी कुछ वर्ष पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंधित जो डिग्री कॉलेज थे वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों में जो OBC का आरक्षण था वो समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित जो डिग्री कॉलेज हैं उनके विभिन्न विभागों में आरक्षण के द्वारा कोई नौकरी ना पा पाए
उसके लिए 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम इस प्रकार से लागू किया गया कि कोई भी वैकेंसी बने वो SC ST OBC को मिल ही ना पाए। उसके खिलाफ काफी आंदोलन हुआ और बाद में सरकार को अपना वो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम वापस लेना पड़ा। कहने का मतलब है कि हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं नौकरियां SC ST OBC से की पहुंच से दूर रहें। अब वहीं दूसरी ओर शिक्षा के मामले को देख लीजिए। शुरू से ही शिक्षा को में दोहरी शिक्षा नीति अपनाई गई। एक तरफ सरकारी स्कूल रखे गए जहां कोई सुविधा नहीं है, बरसात में पानी टपकने लगता है, वहां पर बच्चों को पढ़ना दुश्वार होता है। अभी भी तमाम आप वीडियो देखिए, वहां गांव देहात में तो पेड़ के नीचे पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी मीडियम वाले पब्लिक स्कूल होते हैं, निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होते हैं, जहां पर पैसे वाले अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम गरीब समाज का व्यक्ति पढ़ तो लेता था उन स्कूलों में जाकर। लेकिन अब उस शिक्षा को भी SC ST OBC से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश का है, जहां पर 27,000 स्कूल जो कि मुख्य रूप से देहात क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां पर 50 बच्चों से कम बच्चे पाए गए, उनको बंद करने का फैसला लिया गया है। होना तो यह चाहिए था कि उन स्कूलों में इतनी सुविधाएं बढ़ाते, उनका स्तर ऐसा करते कि वहां पर बच्चे और आकर्षित होते, उनके बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते। लेकिन उन स्कूलों का स्तर सुधारकर बच्चों की संख्या बढ़ाने का तो प्रयास नहीं किया गया, उन स्कूलों को ही बंद कर दिया जा रहा। और कहा जा रहा है, तर्क दिया जा रहा है कि उन बच्चों स्कूलों को बंद नहीं किया जा रहा है, उन्हें दूसरे अच्छे स्कूलों में जो पास के स्कूल हैं उनमें उनका मर्जर किया जा रहा है। अब सोचिए, गांव में अगर स्कूल है तो कोई भी मजदूर हो, कोई भी गरीब किसान हो, जिसके पास इतना टाइम नहीं कि अपने बच्चे की उंगली पकड़कर वो स्कूल तक छोड़ने जाए, उसका बच्चा कम से कम उस सरकारी स्कूल में शिक्षा तो प्राप्त कर लेता था। लेकिन यदि उस स्कूल को पास के दूसरे गांव के स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा, तो कितना भी पास हो, कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो होगा, तो उस गांव के कितने बच्चे दूसरे जगहों पे जाएंगे? गर्मी में, बरसात में तो वो जा ही नहीं पाएंगे। और उसका परिणाम यह होगा कि 90% बच्चे उस गांव के शिक्षा से दूर हो जाएंगे, वो शिक्षा छोड़ देंगे, खासतौर लड़कियां तो बिल्कुल नहीं जाएंगी। और जब ये जांच की गई तो ये पाया गया कि ये 27,000 स्कूल जो है वो मुख्य रूप से उन गांव में है जहां पर SC OBC की आबादी ज्यादा है। तो एक तरीके से शिक्षा से भी इस समाज को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और वो केवल इसलिए क्योंकि शिक्षा के द्वारा और आरक्षण के द्वारा जो नौकरियां मिली हैं, उसके द्वारा हमारे अंदर इतनी चेतना आई है कि जब हमारे अधिकारों पर कोई अंकुश लगता है, हमारे अधिकारों को छीनने के प्रयास करता है, तो हम सड़क पर उतरकर संघर्ष करते हैं। अधिकारों पर अंकुश लगाने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो, कि प्राइवेट हो, हम उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने की हिम्मत करते हैं कि तुम हमारे अधिकारों पर को छीनने का प्रयास क्यों कर रहे हो। इसके वजह से ये सारा मामला चल रहा है। एक तरफ नौकरियों में आरक्षण ना मिले उसका प्रयास चल रहा है, और दूसरी ओर शिक्षा को भी हमारे बच्चों से, हमारे युवाओं से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे प्रतिनिधि विधानसभा लोकसभा चुनाव द्वारा विधानमंडल में और संसद में पहुंचते हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए वो कुछ अच्छी नीतियां बनाएंगे। लेकिन अब इन चुनावों को भी हाईजैक किया जा रहा है। पहले EVM के दुरुपयोग द्वारा हाईजैक किया जा रहा था, और अब वोट बढ़ाकर या वोट कम करके महाराष्ट्र के चुनाव में 70 लाख से ज्यादा वोट केवल 6 महीने में बढ़ा दिए गए, जिसका परिणाम हुआ कि जो पार्टियां लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारी थी, वो विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता में आ गई। अब बिहार में वोट कम करके फिर से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। 65 लाख वोटरों को मतदान के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि हर मामले में SC OBC के हक अधिकारों पर
डकैती डालने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो नौकरियों में आरक्षण का मामला हो, चाहे वो शिक्षा में का मामला हो, या फिर विधानसभाओं में और लोकसभाओं में चुनाव का मामला हो, अपने प्रतिनिधि भेजने का मामला हो, हमारे हक अधिकार को एक तरीके से हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। खुलेआम डकैती डाली जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उन लोगों के कब्जे में है जो मूलतः SC OBC के विरोधी हैं। साथियों, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि उस संविधान को लागू करने वाली शक्तियां अच्छी नहीं है, उस संविधान को लागू करने वाली शक्तियां गलत नियत वाली हैं, तो वो संविधान किसी काम का नहीं। उसका ही परिणाम यह है, उनकी बात बिल्कुल अक्षरशः साबित हो रही है, सत्य साबित हो रही है कि आज वो लोग सत्ता में हैं जिन्हें यह संविधान पसंद नहीं था। जब यह संविधान लागू हुआ तो जिन्होंने संविधान को जलाया था उसकी होली जलाई थी, जिन्होंने बाबा साहब के जिंदा रहते बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा करी थी, निकाली थी, और उन्होंने कहा था इस संविधान में तो मनुस्मृति की कोई बात ही शामिल नहीं है, जबकि मनुस्मृति हमारे लिए आदर्श है। वो लोग आज सत्ता में हैं, इसलिए वो इस संविधान को तहस नहस करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका मकसद है कि इस देश का जो SC OBC समाज है वो अधिकार की बात करना भूल जाए। जो पिछले 70 सालों में उसके अंदर चेतना आई है, वो चेतना फिर से खत्म हो जाए आने वाली पीढ़ियों के दिमाग से। इसलिए साथियों, हम बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन हमें संघर्ष करना होगा। हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, हमें उस संविधान का संरक्षण प्राप्त है और हम उस संविधान के संरक्षण में ही चलते हुए संघर्ष करना होगा। हमें उन शक्तियों के खिलाफ लड़ना होगा जो इस संविधान को समाप्त करना चाहती हैं। 2024 के चुनाव के समय उन्हीं शक्तियों ने ये नारा दिया था कि यदि 400 सीटें आ जाती हैं तो संविधान को बदल देंगे। ये खुशी की बात है कि 400 सीटें नहीं आई, वो दबाव में आ गए, लेकिन सत्ता में तो फिर भी रहे, तो वो किसी ना किसी तरीके से फिर से उस संविधान को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो संविधान बदल नहीं पाए, लेकिन संविधान को कमजोर करने का तो प्रयास कर ही रहे हैं, क्योंकि सत्ता में वो है। तो इसलिए हमें उनसे संघर्ष करना होगा इस संविधान की रक्षा के लिए, क्योंकि यदि हम इस संविधान की ढाल बनकर खड़े हो गए तो जितनी भी परेशानियां भविष्य में हमारे लिए आएंगी, ये संविधान हमारी ढाल बन के खड़ा होगा। इसलिए हमें इस संविधान की रक्षा के लिए हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार होना होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर से साहू महाराज जी को नमन, बाबा साहब अम्बेडकर को नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय।